हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी 2026 में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो कि पेट 2025 के तहत होने वाला है, जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं हर एक एग्ज़ाम के अगर आप देखेंगे तो उसमें यूपीएससी ने यूपी ट्रिपल एस सी ने क्या किया है कि उसमें हर एक सिलेबस में अगर आप देख पाएंगे तो उसमें दो भागों को बड़ा ही कॉमन रखा है, पार्ट सेकंड को और पार्ट थ्री को। यानी भाग दो और भाग तीन को हर एक एग्ज़ाम के लिए कॉमन कर दिया है। और भाग दो में अगर देखा जाए तो आप कंप्यूटर से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उससे रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिलेगा। और अगर भाग तीन को देखें तो यूपी स्पेशल से संबंधित सवाल को आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो कंप्यूटर में अगर आप देख पाएंगे तो कंप्यूटर वाले सेक्शन में यानी भाग दो में अगर आप देखेंगे तो इसमें 15 सवाल जो हैं, 15 क्वेश्चन, वो कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल होंगे। और भाग तीन में अगर आप देखेंगे तो यूपी स्पेशल से संबंधित 20 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। यानी पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड से टोटल मिलाकर के आपको ओवरऑल देखा जाए तो 35 सवाल आउट ऑफ 100 में यहीं सिर्फ इसी दो सेक्शन से आपको देखने को मिलेंगे। और ये दोनों सेक्शन इस साल यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने वाले हैं सभी में ये कॉमन सिलेबस दे दिया गया है। ओके, चाहे वो आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो बोरिंग टेक्नीशियन का हो, एजीटीए का हो, एएसओ का हो, जितने भी यूपी ट्रिपल एससी इस समय एग्ज़ाम कराने वाला है सभी के लिए जितने भी सिलेबस निकाल रहा है वो हर एक सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो ये दो चीज़ बड़ा कॉमन है। कौन कौन सा? भाग दो और भाग तीन। भाग दो में मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर से संबंधित सिलेबस है और भाग तीन में जो है वो यूपी स्पेशल से संबंधित सिलेबस है। तो जो भाग तीन है यानी भाग तीन जो पार्ट थ्री है यूपी स्पेशल से संबंधित जो भाग है उसमें यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आज तक जितने भी पीवाईक्यूज़ यानी एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए हैं उन सारे पीवाईक्यूज़ को मैंने सॉल्व करा के कंप्लीट करा दिया है। वो आपको ओवरऑल अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो इस मतलब चैनल में अगर आप देखेंगे तो यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम 2023 से एक अलग से सेक्शन मैंने सेग्रीगेट कर दिया है। उसमें अगर आप देखेंगे तो यूपी स्पेशल से लगभग जितने भी सवाल आए हैं अभी तक यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछे गए हैं उनको मैंने वहाँ पे ख़त्म कर दिया है, यानी वहाँ पे मैंने सॉल्व करा दिया है। तो आज हम लोग एक नए पार्ट को शुरू करने वाले हैं। आज जो सेक्शन, ये लेक्चर जो आपको आज दिखेगा वो बेसिकली अब कंप्यूटर से संबंधित होगा। यानी आज हम लोग कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जितने भी पीवाईक्यूज यूपी ट्रिपल एससी में अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनसे सारे जो सवाल हैं उनको एक एक करके विद कॉन्सेप्ट, विद एनालिटिक्स, जितने भी जिस तरीके से वो सवाल हो सकते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। और आपको कॉन्सेप्ट अगर वहाँ पे ज़रूरत होगी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा। वहाँ पे जिस तरीके से उस सवाल को सॉल्व करने की ज़रूरत होगी एक आपको बेहतरीन टेक्निक में बताने की कोशिश करूँगा। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग भाग दो का जो सिलेबस है थोड़ा सा उसको आप लोग देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग इस एग्ज़ाम को अप्लाई किए हैं जो कि लेखपाल होने वाला है 21 मई को, उसके लिए आप सभी लोग बहुत ज़ोर से लगे होंगे एग्ज़ाम की तैयारी में। तो इतना तो मुझे ज़रूर विश्वास है आप लोगों पे कि आप लोग इसकी सिलेबस को कम से कम एक दो बार तो देख ही लिए होंगे। ओके, तो जो भाग दो है यानी यूपी ट्रिपल एससी का जो ये सिलेबस होने वाला है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये सिलेबस है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिकी प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार के ज्ञान से संबंधित है। ओके, तो ये मोटे तौर पे आपकी हेडिंग हो गई और उसमें अगर आप देखेंगे तो अलग अलग पार्ट को डिवाइड कर दिया गया है, सेग्रीगेट कर दिया गया है। जैसे कि आपका जो पहला टॉपिक आज हम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे वो आपका हो जाएगा कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग। इसके अलावा आपको सिलेबस में देखने को मिलेगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके अलावा आपको इनपुट एंड आउटपुट देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपीसी एड्रेस की बात किया जाए वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको आईटी गैजेट एवं उनका अनुप्रयोग की बात किया जा रहा है। इसके अलावा ईमेल आईडी को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। ईमेल आईडी का प्रयोग या उसका संचालन कैसे किया जाएगा उससे सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको प्रिंटर से सवाल देखने को मिलेगा, टैबलेट से देखने को मिलेगा, सॉरी। इसके अलावा मोबाइल के संचालन से संबंधित आपको सवाल देखने को मिलेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका वो है आपका एमएस वर्ड की बात किया जाए या एक्सेल एमएस एक्सेल की बात किया जाए उससे संबंधित जितने सवाल हैं वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जा रहा है, सोशल नेटवर्किंग की बात किया जा रहा है, ई गवर्नेंस की बात किया जा रहा है। इससे जितने पीवाईक्यूज में सवाल आए हैं हम लोग उसको सॉल्व करेंगे।
इसके बाद अगर हम लोग और आगे बढ़ें तो डिजिटल वित्तीय उपकरण जितने हैं आज के समय में और उनका अनुप्रयोग जो है उससे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा की बात किया जाए, यानी साइबर सिक्योरिटी की बात है, उससे सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, यानी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो आपका हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सभी क्षेत्रों से। इसके अलावा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां क्या क्या हैं, उन सभी से आपको सवाल पूछने को मिलेगा। ओके, तो बेसिकली ये आपका एक मोटा तौर पे देखा जाए, मोटे तौर पे तो ये आपका सिलेबस है। इन्हीं सिलेबस में ही आपको मतलब घूमना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई किताब उठाइए और बेमतलब की हर चीज़ पढ़ते जा रहे हैं, नहीं। क्योंकि अभी हमारे पास अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो लेखपाल की जो एग्ज़ाम होने वाला है वो मोटे तौर पे 30 दिन आपके पास मोटा लेखा जोखा में आपके पास समय बचा हुआ है। तो इन्हीं 30 दिन में आपको सब कुछ करना है। अगर आप सिलेबस पढ़ रखे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप सिलेबस नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले आपका मेन फोकस होना चाहिए कि जितने भी PYQs आए हुए हैं उन PYQs को पहले 2 से 3 बार कम से कम सॉल्व किया जाए। ओके, अगर आप PYQs को सॉल्व कर लेते हैं तो आप 2 कमांड में हो जाएंगे। पहला कमांड ये हो जाएगा कि अगर आपसे सवाल मतलब कमीशन दोबारा रिपीट किया तो आपसे सवाल गलती नहीं होगा। अगर कहने का मतलब ये है कि अगर सवाल रिपीट कर रहा है या UP SSSC तो आपसे गलत होने के चांसेस बहुत कम होंगे। और दूसरा ये है कि इस PYQs को सॉल्व करने से हमें एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि सवाल आखिर किस तरीके के आ रहे हैं, यानी जिस तरीके से सवाल पूछे गए हैं मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो सवाल वापस वैसे ही आएंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर देगा कमीशन। क्योंकि कमीशन के पास बदे बताए होते हैं, जो भी वहाँ पे एग्जामिनर होता है वो बेसिकली अगर देखें ना तो इतना इंटरेस्ट लेते नहीं है सवालों में। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो वो रिपीट कर देते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि रिपीटेशन होने के बाद आपका फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा चीज़ है कि PYQs को सॉल्व करने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। इसके अलावा आपको अगर देखें तो जो आप कह लीजिए कि आपका जो पढ़ने का एक तरीका होगा वो बेसिकली एक रेंज में आ जाएगा। यानी एक रेंज इन द सेंस ये है कि आप बहुत इधर उधर नहीं भागेंगे, आप एक लिमिटेड रिसोर्स के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो ये मोटे तौर पे जो सिलेबस मैंने आपको बताया, इसी सिलेबस में आपको रहना है, इसी सिलेबस को आपको घोट के पीना है। जो भी इसके PYQs आए हैं उसको भी आपको घोट के पी जाना है। तो जितने भी PYQs आए हैं मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको PYQs के जितने भी आए हैं सबको एक एक करके विद टॉपिक जैसा यहाँ पे दिया हुआ है उसी एक अरेंज में या अरेंजमेंट में आप कह लीजिए या उसी एक सेक्वेंस में आपको मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। ओके, तो जो आज का पहला टॉपिक है उसको हम लोग आज के लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज यहाँ पे जो इसका इंग्लिश वाला वर्जन है, जिसको अगर हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है, अगर इंग्लिश मीडियम में वो अपने एग्जाम को देना चाह रहा है तो उसके लिए ये सिलेबस है। मोटे तौर पे यूट्यूब पे अगर देखा जाए तो ये लेखपाल भर्ती के लिए ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम के हैं। तो इसलिए मैं जितने भी सवाल को ले आया हूँ ज़्यादातर हिंदी में या बाइलिंगुअल है। ओके, तो इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए कि आप लोगों का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, यही रीज़न है, यही मेरा मोटो है। और इस वजह से आज के लेक्चर की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। तो जो आज का लेक्चर है बेसिकली उसका अगर टॉपिक का नाम देखा जाए तो टॉपिक का नाम ये है कि कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग। तो टॉपिक का नाम मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कंप्यूटर, जस्ट अ मिनट, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का इतिहास, परिचय, जस्ट अ मिनट, बड़ी गलती है हमारी आज, परिचय एवं अनुप्रयोग। जो आपके सिलेबस का टॉपिक है यही है और इसी से संबंधित आज हम लोग सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो एक एक करके आज हम लोग जितने भी सवाल इस टॉपिक से आए हुए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। मेरा एक रिक्वेस्ट आप सभी लोग से ये है कि ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लेंदी हो जाए, क्योंकि मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक छोटे छोटे वीडियो बनाऊं। मैं जो भी एक टॉपिक को उठाऊंगा उस टॉपिक को पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर उसमें बहुत ज़्यादा सवाल हैं तो मैं भी उसे 2 लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूँगा, अदरवाइज मैं एक ही लेक्चर में करूँगा। मे भी हो सकता है कुछ मिनट ज़्यादा हो जाए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि आप ही के फ़ायदे की चीज़ है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज़ को, इस लेक्चर को पूरा देखेंगे। ओके, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज का जो
पहला सवाल है। तो आज के लेक्चर का पहला सवाल है कि कंप्यूटर सिस्टम में अंक गणित तर्क इकाई यानी जिसे ALU बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, वो क्या करती है। तो सबसे पहले आप ALU का फुल फॉर्म जानते रहिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि ALU का फुल फॉर्म क्या है। तो ALU का फुल फॉर्म क्या होगा, आपके सामने दिख रहा है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये तो हो गया फुल फॉर्म। अब सवाल पूछ रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है यानी ALU होता है, वो क्या करता है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ALU जो होता है वो CPU का भाग होता है। ये क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, CPU का भाग क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसा कि नाम में लग रहा है अरिथमेटिक यानी अंक गणित से संबंधित होगा ये अरिथमेटिक। इसके बाद ये लॉजिक की बात कर रहा है, तो यानी अंक गणित से संबंधित जितने भी आप कह लीजिए कि लॉजिकल गणनाएं होती होंगी उनको ये कवर करता होगा। तो सवाल बेसिकली यही है कि अंक गणित तर्क इकाई जो है वो करता क्या है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो अंक गणितीय गणनाएं करता है। क्या क्या करता है, पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि ये अंक गणितीय गणनाएं करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये बुलियन लॉजिकल गणनाएं भी करता है, बुलियन लॉजिकल गणनाएं। ओके, ये दोनों करता है कौन, ALU। अब सवाल यहाँ ये आता है कि अंक गणितीय गणनाएं कैसे हो जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो जैसे गुणा हो गया, गुणा करना हो गया, भाग करना हो गया, या घटाना हो गया, या जोड़ हो गया, ये सब जो हैं घटनाएं ये अरिथमेटिक यानी अंक गणितीय गणनाओं के अंतर्गत आता है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अब बुलियन लॉजिकल गणनाओं की अगर बात किया जाए तो जैसे एंड हो गया, ये कंप्यूटर का लैंग्वेज है बेसिकली। और हो गया, अगर आप फिजिक्स में पढ़े होंगे 12th में तो उसमें ये उसमें एक टॉपिक था ये। इसके अलावा नॉट हो गया, ये सब जो है ये बुलियन लॉजिकल गणनाएं हैं। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है बेसिकली वो कंप्यूटर में क्या करता है। अब हम लोग सवाल के ऑप्शन पे आते हैं। पहला कह रहा है अंक गणित और बुलियन लॉजिकल गणनाएं करता है। ऑप्शन बी कह रहा है डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि मेमोरी आवंटन का प्रबंधन करती है। ऑप्शन डी कह रहा है इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ती है। अब पांचवा कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये कॉमन आप कह लीजिए कि ये आपको दिखेगा ऑप्शन। तो हमें चार ऑप्शन को पहले देखना है, अगर उसमें नहीं आ रहा है तो फिर हम ऑप्शन ई पे जाएंगे। तो जो मैंने आपको बताया कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो अंक गणितीय गणनाएं करता है। इसके अलावा ये बुलियन लॉजिकल गणनाएं करता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वही आपका करेक्ट हो जाएगा कि ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में अगर देखा जाए तो अंक गणित और बुलियन लॉजिकल गणनाओं का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासकर्ता या प्रौद्योगिकी विकास से सुमेलित नहीं है। कहने का मतलब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड। यानी एक तरफ आपको वो डेवलपर्स का नाम दे दिया है, आप कह लीजिए साइंटिस्ट का नाम दिया है, दूसरी तरफ यह है कि वो कौन सी चीज़ को खोजा है इस टेक्नोलॉजी में, उससे संबंधित है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन की अगर बात किया जाए तो जॉन वॉन न्यूमैन जो है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की खोज किए थी। ये बिल्कुल सही बात है, ये करेक्ट है। और किस तरीके का आर्किटेक्चर था वो, तो वो इनका आर्किटेक्चर का जो नाम था वो स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर था। स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर था। ओके, प्रोग्राम आर्किटेक्चर के रूप में था। ये पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या रहा है, एलन ट्यूरिंग की बात कर रहा है। एलन ट्यूरिंग डेटाबेस मैनेजमेंट की खोज किए थे, नहीं। ये एलन ट्यूरिंग जो साहब हैं ये डेटाबेस मैनेजमेंट की खोज नहीं किए थे। ये क्या किए थे बेसिकली, ये अग्रणी कंप्यूटर के वैज्ञानिक थे बेसिकली और गणितज्ञ थे। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जैक किल्बी की बात कर रहा है। जैक किल्बी जो है ये IC सर्किट यानी इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी की खोज किया था। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने खोज किया था इसका। टिम बर्नर्स ली की अगर बात किया जाए, टिम बर्नर्स ली जो है ये वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजी की खोज किया था। बिल्कुल सही बात है कि इन्होंने वर्ल्ड वाइड WWW की खोज किया था। कब किया था ये, 1889 में। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि एलन ट्यूरिंग वाला जो है वो करेक्टली मैच नहीं किया गया है। बाकी जॉन वॉन न्यूमैन जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं वो आपका मैचिंग सही है।
इसके अलावा जैक किल्बी इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी की खोज किए हैं। इसके अलावा टिम बर्नर्स ली की बात किया जाए तो वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजी की बात इन्होंने किया था। ये तीनों सही हैं, तो इसका लेकिन पूछा क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सुमेलित नहीं है। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि 1954 में 1954 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी आईबीएम में जॉन बेकर्स और उनकी टीम ने कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा की विकास किया था। ओके, सवाल बड़ा ही स्पेसिफिक है। सवाल कहने का मतलब यह है कि 1954 में जो आईबीएम है उसमें जॉन बेकर्स और उनकी टीम ने कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया था। तो कोबोल हो गया, फोर्ट्रैन हो गया, सी लैंग्वेज हो गया या यूनिक्स हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा फोर्ट्रैन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो जॉन बेकर साहब हैं, जॉन बेकर और उनकी टीम ने जो खोज किया था, जिस लैंग्वेज की खोज किया था उसका नाम है फोर्ट्रैन। यह मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाओं के लिए बनाया गया पहला उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। ये एक हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। फोर्ट्रैन जो है एक तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका विकास किसने किया था, तो जॉन बेकर साहब ने किया था। ये 1954 में किया था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है इनमें से कोई एक फ्रेम करके वो सवाल आपसे पूछ ले। अगला सवाल क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या है, यानी हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या है, सवाल आपसे पूछा है। तो यहाँ पे आप इस वर्ड को तोड़िए। हेक्सा मीन्स होता है 6 और डेसिमल का मतलब होता है 10। तो 10 और 6 कितने हो जाएंगे मिलके 16। तो बेसिकली हेक्साडेसिमल प्रणाली जो है उसका आधार जो है वो ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है 16, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बेसिकली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है यानी हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली जो है एक ऐसी प्रणाली है जिसमें संख्याओं को दर्शाने के लिए 16 प्रतीकों का उपयोग करती है या उपयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पहला दूर संचार उपकरण था। ऑप्शन ए कह रहा है टेलीफोन, ऑप्शन बी कह रहा है टेलीग्राफ, ऑप्शन सी कह रहा है कंप्यूटर, ऑप्शन डी कह रहा है टेलीविजन। ओके, तो सवाल क्या पूछा है, पहला दूर संचार उपकरण जो है वो टेलीग्राफ था, यानी इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब टेलीग्राफ की अगर बात किया जाए तो इसे 1850 में पहली बार तार लाइन यानी टेलीग्राफ को अगर देखा जाए तो ये डायमंड हार्बर एक जगह है कोलकाता में, वहाँ से लेकर के कोलकाता तक इसको बिछाया गया था। ओके, तो डायमंड हार्बर से लेके कोलकाता तक 1850 में टेलीग्राफ को बिछाया गया था, पहली बार शुरू किया गया था। ओके, रही बात टेलीफोन की, तो टेलीफोन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो टेलीफोन जो है वो 1881 में देश में पहली औपचारिक टेलीफोन सेवा की स्थापना की गई थी। कब किया गया था, 1881 में। 1881 में टेलीफोन सेवा की स्थापना की गई थी और 1850 में टेलीग्राफ की लाइन को बिछाया गया था डायमंड हार्बर से लेकर के कोलकाता के बीच में। ओके, दोनों कहाँ हैं, वेस्ट बंगाल हैं, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि व्हाट डज पोस्ट स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के संदर्भ में अगर देखा जाए तो पोस्ट का क्या अर्थ होता है। तो पहले ये पोस्ट का फुल फॉर्म आप जान लीजिए। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन और सेल्फ टेस्ट। ओके, पावर ऑन और सेल्फ टेस्ट इस पोस्ट का फुल फॉर्म होता है। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि कंप्यूटरों के संबंध में पोस्ट का क्या अर्थ होता है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की बात कर रहा है। ओके, पोस्ट का मुख्य उद्देश्य अगर बात किया जाए, मान लीजिए इसकी मेन उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली यह सुनिश्चित करना होता है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड या जिसके उसके अन्य कंपोनेंट होते हैं वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। ओके, तो बेसिकली जो पोस्ट है, पोस्ट इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, इसके मुख्य उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली कंप्यूटर में ये सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर वाला पार्ट है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है,
ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर हार्डवेयर में बात किया जाए तो हार्डवेयर में क्या आता है, जैसे मेमोरी, प्रोसेसर आ गया, ग्राफिक्स कार्ड आ गया, या उसके अलग अलग जो कंपोनेंट होते हैं जिसे हम लोग छू सकते हैं, जो फिजिकली होते हैं, तो वो बेसिकली उस चीज़ को बोलते हैं हार्डवेयर। तो ये उसी के फंक्शन को आइडेंटिफाई करता है कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं। कौन? पोस्ट। तो पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे हम लोग चल रहे हैं। अगला सवाल कह रहा है भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित या इंस्टॉल किया गया था? ऐसे ही सवाल आपसे एग्जाम में पूछने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। ओके, भारत में पहला जो कंप्यूटर है, इन चारों ऑप्शन में कह रहा है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थापित किया गया था, या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में स्थापित किया गया था, या कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरी CRL पुणे में स्थापित किया गया था, या इंडियन रेलवेज नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत में पहला कंप्यूटर जो है वो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में किया गया था। वो है कहाँ? तो ये कोलकाता में है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में पहला कंप्यूटर जो है उसे इंस्टॉल किया गया था, उसे प्रतिस्थापित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि डेटा का बैकअप न होने का संभावित परिणाम क्या है? ओके, डेटा पहले होता क्या है उसको समझ लेते हैं। कि अगर डेटा का बैकअप, तो ठीक है, डेटा वही बेसिकली होता है जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में अगर है उसी चीज़ को हम कहते हैं, जो एक इन्फॉर्मेशन की फॉर्म है उसी को हम लोग डेटा बोलते हैं। अब डेटा के बैकअप लेने का मतलब होता है, यानी डेटा का बैकअप ले रहे हैं अगर हम, तो इसका मतलब ये है कि अपने ज़रूरी डेटा को अपनी जो हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में या मोबाइल में डेटा है उसकी एक कॉपी किसी अन्य स्थान पे, जैसे एग्जांपल के तौर पे हार्ड ड्राइव हो गया, क्लाउड स्टोरेज हो गया, इन सब जगहों पर सुरक्षित रखा जाता है। ओके, यानी कहने का मतलब है कि डेटा का बैकअप लेना का मतलब ये होता है कि हमारे जो भी एक्सेसरीज़ हैं कंप्यूटर से संबंधित, उसमें जो भी हमारे मतलब इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी एक कॉपी को हम किसी अन्य जगहों पे ले जा करके रख दें, उसको स्टोर कर दें, ताकि वो सुरक्षित रहे, ताकि वो बचा रहे। ओके, अगर मूल डेटा नष्ट हो जाए तो उसे हम पुनः प्राप्त कर लें। तो सवाल क्या कह रहा है? डेटा का बैकअप ना हो अगर, तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? बेहतर ग्राफिक्स। ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि डेटा का बैकअप करेंगे तो हम अपने डेटा को सुरक्षित ही तो कर रहे हैं ना। तो बेहतर ग्राफिक्स कैसे हो जाएगा अगर वो मतलब बैकअप ना हो उसका? तो पहला ऑप्शन तो नहीं होने वाला। कंप्यूटर की गति में वृद्धि हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। डेटा लॉस हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यही हो जाएगा कि जब भी हम डेटा का बैकअप नहीं लेते तो हम उसका संभावित जो परिणाम है वो फ्यूचर में होने वाला है वो यही हो सकता है कि वो डेटा लॉस हो जाएगी। ओके, जैसे वो हमारा एक्सेसरीज या कंप्यूटर डिवाइस जो भी है वो अगर ख़त्म हुआ तो उसके साथ साथ वो जो डॉक्यूमेंट है या उसकी जो कॉपी है वो सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ओके, यही रीज़न है कि लोग डेटा का बैकअप अपने पास रखते हैं। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कैलकुलेटर, जो हम लोग कैलकुलेटर गणनाओं के लिए यूज करते हैं, वो किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति का कार्य करता है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन बी कह रहा है एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन सी कह रहा है डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कैलकुलेटर जो है वो एक तरीके की अगर देखा जाए तो डिजिटल कंप्यूटर का फॉर्म है। ओके, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर पद्धति पर कार्य करता है? तो यह डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति पर काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? यानी भारत में जो पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था उसको किस नाम से, उसका क्या नाम रखा गया था या उसको क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन ए कह रहा है आकाश, ऑप्शन बी कह रहा है परम, ऑप्शन सी कह रहा है अर्जुन, ऑप्शन डी कह रहा है सिद्धार्थ। तो अगर भारत में पहला सुपर कंप्यूटर की बात किया जाए तो आपका आंसर हो जाएगा परम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो पहले सुपर कंप्यूटर का जो नाम था उसका नाम था पूरा परम 8000। ओके, ये पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था जो कि भारत में आप कह लीजिए कि निर्माण इसका हुआ था। ओके, और इसको निर्माण कौन किया था? तो इसके निर्माण की अगर बात किया जाए तो 1991 में पुणे में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है CDAC, उसने इसका निर्माण किया था। ओके, CDAC द्वारा ये बनाया गया था कंप्यूटर जिसका नाम है परम 8000, यही भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी?
1940 से 1956 तक, या 1963 से 1972 तक, या 1956 से 1963 तक, या 1973 से आज तक। ओके, तो कंप्यूटर का अगर सेकंड जनरेशन की बात किया जाए तो कंप्यूटर की जो सेकंड जनरेशन देखी गई है किस दौरान देखी गई, तो 1956 से लेकर 1963 तक देखी गई थी। ये आपका सेकंड जनरेशन की बात हो रहा है, 1956 से लेकर 1963 तक। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रही बात अगर सेकंड जनरेशन की बात किया जाए तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में अगर हम लोग देखें हैं तो इसमें जो है वो निर्वात ट्यूब के स्थान पर अगर देखा जाए तो ट्रांजिस्टर डिवाइस का प्रयोग किया गया। यानी कहने का मतलब इसके ये है कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें क्या यूज किया जाता था, उसमें वैक्यूम ट्यूब को यूज किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब को। ओके, लेकिन वही सेकंड जनरेशन की अगर कंप्यूटर की बात किया जाए, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की बात किया जाए तो ये थोड़ा पहले वाले से तो एडवांस वर्जन होगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये सेकंड जनरेशन का है, तो इसमें वैक्यूम ट्यूब के अलावा अगर मतलब वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर अगर देखा जाए तो ट्रांजिस्टर डिवाइस यूज किया जाने लगा, ट्रांजिस्टर डिवाइस का यूज किया जाने लगा। ओके, यानी पहले जनरेशन में अगर आपसे सवाल पूछे कि किसका यूज किया जाता था तो आपका आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब का, यानी निर्वात ट्यूब का स्थान मतलब यूज किया जाता था। लेकिन सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में अगर देखा जाए तो निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब से आगे बढ़ करके ट्रांजिस्टर डिवाइस का यूज किया जाने लगा। और ट्रांजिस्टर डिवाइस की खोज की अगर बात किया जाए कि इसकी खोज किसने किया था, तो ट्रांजिस्टर डिवाइस की जो डिस्कवरी की थी, आविष्कार किया था, उनका नाम था विलियम शाक्ली प्लस जॉन बर्डिन प्लस वाल्टर बैटन। ओके, इन तीनों लोगों ने मिलकर के ट्रांजिस्टर डिवाइस की खोज किया था। तो आपका करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है डैश डैश वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ था। यानी यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, सेकंड जनरेशन की, 1956 से 1963 तक की बात कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी ऑप्शन 63 से बाद में होगा वही शुरुआत होगा इसका। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 1940 से 1956, ये तो नहीं होने वाला, क्योंकि जो सेकंड वाला है आप देख पा रहे होंगे 1956 से 1963 तक हुआ है। यानी जो सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन की बात करें तो 1956 से लेकर के 1963 तक इसकी शुरुआत हुआ है। तो यानी जब थर्ड वाला शुरू करेगा, यहाँ पे तृतीय वाला पूछा है, तो तृतीय वाला जब भी होगा वो 1963 से आगे की ही बात कर रहा होगा ना, तभी तो वो नेक्स्ट जनरेशन होगा। तो इसका जो कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ था पहला ऑप्शन कह रहा है 1940 से 1956 में नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है 1965 से 1971 में शायद हो जाए। ऑप्शन सी कह रहा है 1957 से 1962 में, ये तो सेकंड वाले के ही आसपास है, ये भी नहीं होगा। तो और ऑप्शन डी कह रहा है 1973 से वर्तमान तक से अभी सिर्फ 3 ही पीढ़ी तो नहीं आया, अभी 5वीं पीढ़ी चल रही है। ओके, तो अगर आज की बात किया जाए तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1965 से लेकर 1971 तक। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें हम लोगों ने क्या देखा यूज करते हुए, वैक्यूम ट्यूब का यूज करते हुए देखा गया। ओके, सेकेंड जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे क्या था, ट्रांजिस्टर का यूज किया जा रहा था, ट्रांजिस्टर का। अब सवाल आ रहा है कि थर्ड जनरेशन में क्या यूज किया जाता है तो या किया गया है। तो थर्ड जनरेशन की अगर बात करें तो आईसी चिप का यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। मैं पूरा ही लिख दे रहा हूँ, आप समझ में आ जाइएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप का यूज इसमें किया जाता था। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। जितना भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ इसको नोट करते जाइएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में पूछ रखा है। ओके, अभी आगे चौथा आएगा तो मैं चौथे के बारे में बताऊंगा। अभी जो तीसरा वाला है इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप का यूज किया जाता था, किसके स्थान पे, ट्रांजिस्टर के स्थान पे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन बी कह रहा है टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन सी कह रहा है फिलिप डॉन एस्ट्रीज, ऑप्शन डी कह रहा है जेम्स गैलेंस। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बैबेज साहब को ही कंप्यूटिंग का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। अगर टिम बर्नर्स ली यानी ऑप्शन नंबर बी को देखा जाए तो इन्होंने WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किया था। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा।
तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि कंप्यूटर का या कंप्यूटिंग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो चार्ल्स बैबेज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर जो है वो एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंध है। यानी कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंध है। पहला कह रहा है डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन बी कह रहा है एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन सी कह रहा है हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन डी कह रहा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर ही है जो कि कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली देखा जाए तो कारगर होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है डैश डैश कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली यानी बाइनरी सिस्टम की बात कर रहा है। बाइनरी सिस्टम को ही द्विआधारी संख्या प्रणाली का मतलब नाम दिया जाता है। दोनों एक ही चीज़ है, चाहे आप बाइनरी सिस्टम कह लीजिए चाहे उसी को द्विआधारी संख्या प्रणाली कह लीजिए। होता क्या है कि हमारा जो कंप्यूटर है 0 एंड 1 यही जो बाइनरी नंबर है इसी को रीड कर पाता है, इसी के बेस पे वो अपना प्रोसेस कर करके आपको रिजल्ट दे देता है। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है हाइब्रिड, ऑप्शन बी कह रहा है डिजिटल, ऑप्शन सी कह रहा है एनालॉग, ऑप्शन डी कह रहा है कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा। यही जो डिजिटल कंप्यूटर है यही सबसे आम प्रकार का होता है और इसका जो मतलब उपयोग जो है ये अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में हो गया, बैंकिंग के अलावा अगर देखा जाए तो ये एजुकेशन वाले फील्ड में भी काम करता है। इसके अलावा ये इंटरटेनमेंट की अगर बात किया जाए तो ये मनोरंजन एंटरटेनमेंट की बात किया जाए यानी मनोरंजन के फील्ड में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर का जो सबसे बेसिक या सबसे आम प्रकार है वो आपका हो जाएगा डिजिटल। ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यही जो डिजिटल प्रणाली है यही बाइनरी सिस्टम का उपयोग करता है। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 1943 में जे.डब्ल्यू. मौचली और जे. प्रेस्पर इकर्ट यानी जे.डब्ल्यू. मौचली और जे. प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था। सवाल बेसिकली यही कह रहा है कि 1943 में दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जे.डब्ल्यू. मौचली और जे. प्रेस्पर इकर्ट। उनके द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था। पहला ऑप्शन कह रहा है एनियाक, ऑप्शन बी कह रहा है मार्क फर्स्ट, ऑप्शन सी कह रहा है मार्क सेकंड, ऑप्शन डी कह रहा है एडवैक। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा एनियाक। यानी एनियाक की ही अगर देखा जाए तो पहले ये जान लीजिए कि एनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है किसका, एनियाक का। और एनियाक को ही 1943 में इस परियोजना की शुरुआत करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कंप्यूटर की मूल भाषा क्या है, यानी द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ अ कंप्यूटर। पहला ऑप्शन कह रहा है सामान्य भाषा, ऑप्शन बी कह रहा है मशीन स्तर भाषा, ऑप्शन सी कह रहा है असेंबली स्तर भाषा, ऑप्शन डी कह रहा है उच्च स्तर भाषा, ऑप्शन पांचवा कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो नॉर्मल भाषा कंप्यूटर समझ नहीं पाता, इसलिए ऑप्शन ए तो नहीं होने वाला है। ऑप्शन कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, मशीन में कुछ आप लैंग्वेज डालते हैं तभी वो आपको आउटपुट दे पाता है। ऐसा नहीं कि उसके पास दिमाग है वो अपना प्रोसेस करेगा, इसके हिसाब वो अपने हिसाब से फिर आपको एक नया लैंग्वेज प्रोवाइड करेगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो कंप्यूटर जो है एक बेसिकली वो अगर देखा जाए तो मशीन लैंग्वेज को प्रेफर करता है, यानी वो मशीन लैंग्वेज को ही समझ पाता है, जो कि एक तरीके का बाइनरी सिस्टम है। ये जो मशीन लैंग्वेज है उसी को बोलते हैं बेसिकली बाइनरी सिस्टम का लैंग्वेज। और ये इसमें दो डिजिट होते हैं, एक 0 एंड एक हो गया आपका 1। इन्हीं दोनों को अब कंप्यूटर जो है समझ पाता है। तो यह केवल 0 और 1 दो अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला से लिखी जाती है। कौन, मशीन लेवल लैंग्वेज। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो फंडामेंटल लैंग्वेज है कंप्यूटर का वो बेसिकली आपका मशीन लेवल लैंग्वेज है। ओके, मशीन स्तर भाषा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसने आधुनिक कंप्यूटिंग को बहुत प्रभावित किया, सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अग्रदूत द्वारा व्यक्त की गई थी। तो एग्ज़ाम मतलब इस लेक्चर के सेकंड वाले जो क्वेश्चन था उसमें अगर आप देखेंगे तो जॉन वॉन न्यूमैन साहब जो थे उनका नाम आया हुआ था किसी आर्किटेक्चर से संबंधित। ओके, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो उन्होंने एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर बनाया था जिसका नाम था स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर। तो उसके लिए अग्रदूत जो थे वो आपके ऑप्शन नंबर बी में जॉन वॉन न्यूमैन साहब थे। यही रीज़न है कि इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रेस हॉपर साहब होंगे नहीं, स्टीव जॉब साहब जो हैं एप्पल के वो हैं को फाउंडर थे। बिल गेट्स साहब जो हैं माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं। तो ये दोनों लोग तो नहीं होने वाले हैं। तो स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अगर बात किया जाए तो जॉन वॉन न्यूमैन साहब ने ही इसकी खोज किया था या इसको बनाया था। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव है। ओके, यानी जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर आने वाले हैं उसकी नींव कौन सी है इसमें से। पहला ऑप्शन कह रहा है VVLSI, VVLSI। ऑप्शन बी कह रहा है AI, ऑप्शन सी कह रहा है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी कह रहा है वैक्यूम ट्यूब। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की जो नींव की बात अगर किया जाए तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा AI, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है क्योंकि इस समय जो कंप्यूटर चल रहे हैं वो लगभग 5वें जनरेशन के कंप्यूटर चल रहे हैं। ओके, वैक्यूम ट्यूब की बात किया जाए तो ये 1st जनरेशन में यूज़ किया जाता था। ट्रांजिस्टर की बात किया जाए तो ये 2nd जनरेशन में यूज़ किया जाता था। इसके बाद आपका आया था IC चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट की बात किया जाए तो वो 3rd जनरेशन में था। ओके, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को कहा जाता है गैलीलियो कैलकुलेटर, पास्कलाइन और पैट। ये सवाल कई एग्जाम में पूछा है इसलिए मैं यहाँ पे इसको शामिल कर रखा हूँ। तो पहले यांत्रिक कैलकुलेटर की अगर बात किया जाए तो उसका नाम था पास्कलाइन, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसको अगर देखा जाए तो 1642 में से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। इनके द्वारा ये इसका आविष्कार किया गया था, किसका, पास्कलाइन का। ओके, पास्कलाइन जो है यह डिवाइस अंकगणितीय कार्यों को सुगम बनाने के लिए किया गया है। पास्कलाइन में बेसिकली अगर देखा जाए तो अरिथमेटिक जितने भी फंक्शन होते हैं या वर्क होते हैं उनको बहुत आसानी से किया जाने का काम ये करता है। पास्कलाइन जो है इसकी खोज मैंने बता दिया कि 1642 में ब्लेज पास्कल नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया जाता है। तो असेंबली लैंग्वेज की अगर बात किया जाए तो ये कंप्यूटर के 2nd पीढ़ी में यानी दूसरी पीढ़ी में उसका उपयोग किया जाता है असेंबली लैंग्वेज का। और इसकी 2nd पीढ़ी की अगर बात किया जाए तो 1956 से 1964 तक इसका, अगर 1964 तक इसका आप कह लीजिए कि शुरुआत हुआ था। ओके, और इसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था, वो मैंने आपको बता दिया। और इस ट्रांजिस्टर का यूज कौन किया था, विलियम शॉकली ने 1947 में किया था, ये भी मैं बता दिया। ओके, अगर आज के समय में देखा जाए वर्तमान में तो 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो जो भाषा यूज करते हैं या समझ पाते हैं वो GUI इंटरफेस जो लैंग्वेज होता है उसका प्रयोग करते हैं। कौन, 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर होते हैं वो। ओके, तो असेंबली लैंग्वेज की अगर बात किया जाए तो ये 2nd जनरेशन के जो कंप्यूटर होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। यानी ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल सवाल आपसे पूछ लिया है कि ऑपरेशन के प्रकार पे कंप्यूटर को डिवाइड करने की बात कर रहा है। ओके, तो पहला ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे आपका डिजिटल, ऑप्शन बी कह रहा है हाइब्रिड, ऑप्शन सी कह रहा है रिमोट, ऑप्शन डी कह रहा है एनालॉग। तो कंप्यूटर की अगर प्रकार की बात किया जाए, कंप्यूटर के टाइप्स की बात किया जाए तो कंप्यूटर जो है बेसिकली वो 3 तरीके का होता है। 3 टाइप्स का कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा। ओके, पहला आपका हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा जो हो जाएगा आपका हो जाएगा वो डिजिटल कंप्यूटर। तीसरा जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। ये तीनों हो गए आपके कंप्यूटर के प्रकार। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है। डिजिटल होगा, बिल्कुल होगा,
यानी डिजिटल तो होने वाला है, हाइब्रिड की बात करें तो ये भी होने वाला है, एनालॉग की बात करें तो ये भी होने वाला है, यानी करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि रिमोट जो है वो कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं होता है। अगर एनालॉग कंप्यूटर की बात किया जाए तो ये बेसिकली टेम्परेचर को, वोल्टेज को, करंट रीडिंग के लिए काम करता है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो घर होते हैं ना, पावर हाउस, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर की अगर बात किया जाए तो ये ऐसे जो कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरीके के कंप्यूटर का काम करते हैं। यानी हाइब्रिड में अगर देखेंगे आप तो एनालॉग के अलावा अगर देखेंगे तो डिजिटल, इन दोनों का काम कौन सा करता है? हाइब्रिड कंप्यूटर करता है। और एनालॉग का मैंने आपको बता दिया कि बिजली घरों में इसका मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर की ज़रूरत होती है मापने के लिए, वोल्टेज की ज़रूरत होती है मापने के लिए, बेसिकली करंट रीडिंग की ज़रूरत होती है वहाँ पे मापने के लिए। तो इन सब के उपयोग के लिए बेसिकली अगर देखा जाए तो बिजली घरों में एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि रिमोट कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर के जनक बिल गेट्स, सुंदर पिचाई, स्टीव जॉब्स। ये तीनों लोग तो ऐसे भी नहीं होंगे। बिल गेट्स की बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किए थे। सुंदर पिचाई इस समय गूगल के सीईओ हैं, हेड हैं, बेसिकली इस समय गूगल को ये लीड कर रहे हैं। स्टीव जॉब्स साहब की अगर बात किया जाए तो ये एप्पल के को फाउंडर थे। चार्ल्स बैबेज की अगर बात किया जाए तो इन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। इसलिए माना जाता है, इसका रीज़न ये है कि 1830 का जो दशक था उस समय उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन को विकसित किया था, जो आगे चल करके कंप्यूटर के डिस्कवरी में काफ़ी हेल्पफुल, मददगार साबित हुआ। यही रीज़न है कि चार्ल्स बैबेज साहब को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया जाता है? अगला सवाल क्या कह रहा है? पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया जाता है? ओके, निर्वात नलिकाओं का यानी वैक्यूम ट्यूब्स का, ट्रांजिस्टर्स का, अर्धचालकों का, यांत्रिक गियर्स का। मैंने लेक्चर के शुरुआत में कुछ सवाल पहले ही आपको बताया था कि जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनमें अगर देखा जाए तो वो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए। ट्रांजिस्टर की अगर बात किया जाए तो ये सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें इसका उपयोग किया जाता था, ऑप्शन नंबर बी वाले में। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनकी शुरुआत की अगर बात किया जाए तो 1946 में एनियाक नामक कंप्यूटर के निर्माण से हुआ था। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल वही पूछ रहा है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित होती है? एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड चिप पे? नहीं, ये थर्ड जनरेशन की जो कंप्यूटर होते हैं उनमें ये उपयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर की अगर बात किया जाए तो ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो सेकंड जनरेशन की जो कंप्यूटर होते हैं उनमें यूज किया जाता है। सवाल क्या पूछा है? सेकंड जनरेशन का, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसलिए यूज किया जाता है या इन ट्रांजिस्टर को कि बेसिकली यह सस्ता और बिजली की कम खपत करने वाले होते हैं, और तथा ये वैक्यूम ट्यूब जो पहले जनरेशन में यूज़ किया जाता है उनकी तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा रिलायबल होते हैं, यानी विश्वसनीय होते हैं और तेज़ भी होते हैं। थोड़ा सा इनका जो काम करने का प्रोसेस है थोड़ा सा फास्ट होता है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जो प्रत्यूष है वो IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान डैश में स्थापित है। बेसिकली ये पूछ रहा है कि IITM जो है, यानी IITM का जो फुल फॉर्म है पहले वो तो जान लीजिए आप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ये एक इंस्टीट्यूट है और इसका जो कैंपस है अगर आप देखेंगे तो ये आपको पुणे में दिखेगा। तो सवाल आपसे यही पूछा है कि जो पहला भारत का सबसे शक्तिशाली की सुपर कंप्यूटर था जिसका नाम था प्रत्यूष, वो IITM पुणे में स्थापित है। यानी बेसिकली पूछ रहा है कि IITM कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुणे में ये लोकेटेड है।
अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर था। ये उस समय के करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है। तो 2018 में अगर देखा जाए तो बेसिकली तो उस समय जो है वो प्रत्यूष जो है वो स्थापित किया गया था, जो कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। अभी जस्ट एक सवाल पहले ही मैंने आपको बताया कि प्रत्यूष कहाँ पे लोकेटेड है, IITM पुणे में। ओके इसके अलावा ये नोएडा में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है NCMRWF। ये है कहाँ, तो ये नोएडा यूपी में है, जो कि दिल्ली NCR का भाग है। तो यहाँ पे प्रत्यूष है इन दो जगहों पे रखा गया है। अगर आज के समय में पूछा जाए कि प्रत्यूष कहाँ पे है, तो IITM पुणे में रखा गया है और NCMRWF नोएडा में इसको रखा गया है और वहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से अपना काम कर रहा है। तो 2018 में जो सबसे तेज स्थापित सुपर कंप्यूटर था वो आपका आंसर नंबर डी प्रत्यूष हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कौन इच्छानुसार डेटा को स्टोर कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है और उन्हें वापस प्राप्त कर सकता है। पहला कह रहा है टाइपराइटर, ऑप्शन बी कह रहा है टैब, ऑप्शन सी कह रहा है मॉनिटर, ऑप्शन डी कह रहा है कंप्यूटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कंप्यूटर ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो है अपनी इच्छानुसार डेटा को स्टोर कर सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है और उसे वापस भी प्राप्त कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जनक कौन है। जॉन वॉन, एलन ट्यूरिंग और ब्लेज पास्कल और चार्ल्स बेबेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो चार्ल्स बेबेज साहब हैं उन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक डिस्कवरी किया था एनालिटिकल इंजन, या उसी को हम लोग मैकेनिकल कंप्यूटर कहते हैं। उसकी परिकल्पना इन्होंने रखी थी और वही रीज़न है कि आज के समय में मतलब ये दुनिया इतनी एडवांस हो गई है कंप्यूटर के फील्ड में। ओके टेक्नोलॉजी के फील्ड में या साइंस की फील्ड में अगर आप देखेंगे तो इतना एडवांसमेंट इन्हीं की एक जो एनालिटिकल इंजन है इसकी जो परिकल्पना इन्होंने रखा था लगभग 1830 के दशक में, वही रीज़न है, यही कारण है कि इनको चार्ल्स बेबेज साहब को फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या था। यानी इन चारों ऑप्शन में से जैसे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय या आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय या पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, इन सभी में से किस में जो है कि सबसे पहले कंप्यूटर डिस्कवरी की बात या उनका प्रयास किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय की अगर बात किया जाए तो इसमें एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था जॉन विंसेंट एटना साफ। ओके और इनके जो आप कह लीजिए कि छात्र थे, छात्र का नाम क्या था, क्लीफोर्ड बेरी। ओके तो इस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे जॉन विंसेंट एटनासॉफ और उनके छात्र थे क्लिफोर्ड बेरी। इन दोनों ने मिलकर के एक कंप्यूटर को डेवलप किया जिसका नाम था, पहला जो है वो बेसिकली आप कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जो कंप्यूटर इन्होंने बनाया, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो इन दोनों लोगों ने मिलकर के बनाया था, उसका नाम अगर देखा जाए तो उसका नाम था ABC। यानी एटना ए का मतलब हो गया कि एटना साफ और BC का मतलब हो गया कि ये बेरी और C का मतलब हो गया कंप्यूटर। एटना साफ बेरी कंप्यूटर जो है इसका नाम रखा गया और ये 1937 से 1942 के बीच में इसको बनाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पहली यूनिवर्सिटी आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी थी जिसने कंप्यूटर को बनाने का पहला प्रयास किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है स्टूडेंट कि सूची 1 लिस्ट 1 दिया है, सूची 2 दिया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर AGC की अगर बात किया जाए तो अपोलो गाइडेड जो कंप्यूटर था वो बेसिकली अगर देखें तो उसका जो वजन था वो 70 पाउंड और आयतन लगभग 1 घन फुट था। यानी A को अगर हम B से मैच करा दें, A को अगर B से मैच करा दें तो आपका ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर D चला गया। अब सवाल फंस रहा है B में। अब यहाँ पे देखिए 4 का जो है 4 का सीधे यानी मॉडर्न लैपटॉप जो दिया है वो उसको माइक्रो प्रोसेसर, उच्च क्षमता भंडारण
का उपयोग करता है और कार्यालय कार्य, गेमिंग आदि जैसे सामान्य प्रयोजन में कार्य करता है। तो मॉडर्न लैपटॉप जो है उसको सी से अगर मिला दिया जाए तो भी आपका सभी आंसर फंसा हुआ है। ओके, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर की अगर बात किया जाए तो इसकी स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो 64 KB तक है लगभग। ओके, तो बी को अगर ए से हम मैच कराएं तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा प्रोसेसिंग और पावर अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर की बात किया जाए तो ये आधुनिक मानकों की तुलना में अगर देखा जाए तो बहुत सीमित प्रसंस्करण शक्ति थी जिसे बिट्स और क्लाउड स्पीड में मापा जाता है। तो ए को अगर हम लोग बी से मैच करा दिए तो बी को हम लोग ए से मैच कराएंगे क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी की बात कर रहा है। सी को अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे डी से मैच करा देंगे और डी को अगर देखा जाए तो ये सी से इसको मैच करा दीजिएगा, आपका राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि डिजिटल रूप में सूचना संग्रहित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बात है डिजिटल रूप में, यानी डिजिटल फॉर्म में अगर देखा जाए तो सूचना को संग्रहण करने के लिए इन चारों ऑप्शन में से किसका उपयोग किया जाता है। पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक तो फिजिकली होता है, ये कागज़ में लिखा जाता है, डिजिटली तो नहीं होता, ये नहीं होगा। टाइप राइटर की बात किया जाए तो टाइप राइटर एक तरीके की मशीन होती है जिससे पेपर पे मतलब वर्ड को टाइप किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। वाइट बोर्ड की बात किया जाए तो वाइट बोर्ड पे कुछ लिखा जाता है, चाहे वो मार्कर हो जाए कुछ, तो ये डिजिटल फॉर्म में नहीं होता। लैपटॉप में बिल्कुल, लैपटॉप में अगर देखा जाए तो डिजिटल फॉर्म में किसी चीज़ सूचना को या किसी कॉपी को या किसी आप कह लीजिए कि डॉक्यूमेंट को रखा जाता है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लैपटॉप जो है उसमें डिजिटली इसको संग्रहित किया जाता है। और डिजिटल रूप में अगर संग्रहित करने का अर्थ है बेसिकली कि जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित करने की बात कर रहा है। ओके, यानी जो भी डॉक्यूमेंट संग्रहित किया जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में संग्रहित किया जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। प्राइमरी जो पर्पज है वो कंप्यूटर का क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है ड्राइंग और डिज़ाइनिंग, ऑप्शन बी कह रहा है एंटरटेनमेंट, ऑप्शन सी कह रहा है गेमिंग, ऑप्शन डी कह रहा है डेटा का भंडारण, प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर का जो प्राइमरी उद्देश्य है वो डेटा को स्टोर करने की बात करता है, डेटा को प्रोसेस करने की बात करता है, और जो डेटा ख़त्म हो चुके हैं वापस उसको प्राप्त करने की बात करता है। लेकिन ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग की बात कर लिया जाए या मनोरंजन की बात कर लिया जाए या गेमिंग की बात कर लिया जाए, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो कंप्यूटर के माध्यम से ही किए जाते हैं, लेकिन ये मूल उद्देश्य नहीं है, ये नॉट प्राइमरी उद्देश्य है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर से ये सब चीज़ें की तो जाती हैं, लेकिन कंप्यूटर का जो प्राइमरी उद्देश्य है वो ये तो नहीं है ना कि ड्राइंग करना है, डिज़ाइन करना है, एंटरटेनमेंट करना है, गेमिंग करना, नहीं। इसका जो प्राइमरी उद्देश्य है वो डेटा को स्टोर करने की बात करता है, उसको प्रोसेस करने की बात करता है, अगर वो गलती से ख़त्म हो गया तो उसको वापस प्राप्त करने की बात करता है, रिट्रीवल की बात करता है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो है वो कंप्यूटर के द्वारा ही किए जाते हैं, बट वो उसकी मुख्य उद्देश्य नहीं है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगले सवाल में अगर आप देखेंगे तो सूची 1 और सूची 2 दे रखा है। सूची 1 में जनरेशन यानी पीढ़ी की बात कर रहा है, सूची 2 में टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। तो ये सवाल आपको इस समय अगर देखा जाए तो आप बना पाओगे, क्योंकि जितने भी सवाल में ऑप्शन दे रखे हैं मैंने आपको लेक्चर में बता रखा है, इसी लेक्चर में बताया है। ओके, तो पहला जो फर्स्ट जनरेशन की है ये वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। सेकंड जनरेशन में मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। ओके, थर्ड जनरेशन में मैंने आपको बताया था आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता था। फोर्थ जनरेशन की अगर बात करें तो ये माइक्रो प्रोसेसर की बात करता है, माइक्रो प्रोसेसर चिप की बात करता है। ओके, क्योंकि ये एडवांस है, लेटेस्ट है। तो एक एक करके मिला लीजिए। पहला कह रहा है पहली जनरेशन का, तो पहली में क्या होगा, वैक्यूम ट्यूब होगा। तो वैक्यूम ट्यूब एक को अगर हम 3 से मैच कराएंगे तो एक को 3 एक ही में है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, एक ही ऑप्शन से आपका आ जाएगा। और ये मैंने डिटेल में आपको बता ही दिया है। सेकंड को अगर बात करें तो ये ट्रांजिस्टर की बात करता है, थर्ड की बात करें तो आईसी की बात करता है, फोर्थ की बात करें तो ये माइक्रो प्रोसेसर की बात करता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कौन से कंप्यूटर वास्तविक संख्याओं से निपटते हैं और समस्या का उत्तर गिनती करके प्राप्त किया जाता है। ओके, सवाल कह रहा है कि कौन से कंप्यूटर जो हैं वो वास्तविक संख्याओं से निपटते हैं और समस्या का उत्तर जो है वो गिनती करके प्राप्त किया जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है डिजिटल, ऑप्शन बी कह रहा है लो स्पीड, ऑप्शन सी कह रहा है एनालॉग, ऑप्शन डी कह रहा है हार्ड स्पीड। ओके,
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो डिजिटल कंप्यूटर हैं वही बेसिकली वास्तविक संख्याओं से निपटते हैं और समस्या को उत्तर करके आपको दे देते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, बाइनरी सिस्टम प्रणाली का उपयोग किया जाता है जिसमें 0 और 1 का उपयोग किया जाता है और इसी को उपयोग करके डेटा का प्रतिनिधित्व और प्रक्रिया करते हैं। ओके, एनालॉग कंप्यूटर की अगर बात किया जाए एनालॉग कंप्यूटर की, तो एनालॉग कंप्यूटर जो है वो डेटा को मापने और प्रक्रिया करने के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, ये डेटा को मापने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि बिजली घरों में इसी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर का मेजरमेंट करना होता है, करंट का मेजरमेंट करना होता है, बिजली कितनी करंट के रूप में फ्लो कर रही है नहीं कर रही है, ये सब मेजर करने का काम कौन करता है वहाँ पे, तो एनालॉग कंप्यूटर करता है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा क्योंकि वो बाइनरी सिस्टम को यूज करके के डेटा को प्रतिनिधित्व और उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मेमोरी डिवाइस क्या थी, यानी जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें मुख्य मेमोरी डिवाइस कौन सी थी जिसका इस्तेमाल किया जाता था। पहला ऑप्शन कह रहा है ट्रांजिस्टर मेमोरी, ऑप्शन बी कह रहा है चुंबकीय डिस्क, ऑप्शन सी कह रहा है एकीकृत सर्किट यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन डी कह रहा है मैग्नेटिक ड्रम। ओके, तो इसके अगर करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, जी तो पहली पीढ़ी, सवाल क्या कह रहा है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मेमोरी डिवाइस क्या थी। तो इसका ट्रांजिस्टर मेमोरी नहीं होगा, चुंबकीय डिस्क नहीं होगा, एकीकृत सर्किट नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मैग्नेटिक ड्रम हो जाएगा क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन की जो आप कह लीजिए कि कंप्यूटर थे उसमें जो सर्किट है वो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था और उसी में इसको मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। ओके, और अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य घटक क्या हैं। ओके, कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य घटक कौन, मेमोरी हो गया, स्टोरेज हो गया, या हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, प्रोसेसर हो गया, नेटवर्क हो गया, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, कोई नहीं। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर सिस्टम की अगर बात किया जाए तो उसके जो मुख्य घटक होते हैं दो, वो होते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की अगर हम लोग बात करें तो हार्डवेयर मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो ये वह भौतिक उपकरण जिन्हें हम छू सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हार्डवेयर की बात किया जाए तो जैसे सीपीयू हो गया, सीपीयू के अलावा कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड के अलावा अगर हम लोग बात करें तो मॉनिटर हो गया। इन सब को क्या होता है कि हम अपने हाथों से छू सकते हैं, यानी फिजिकली अगर आप देखें तो इन्हें आप छू सकते हैं, तो वो हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात करें तो ये प्रोग्राम और निर्देश का समूह होता है। बेसिकली ये एक तरीके का प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर को रन कराने के लिए काम करते हैं। तो यह प्रोग्राम और निर्देशों का समूह होता है जो हार्डवेयर को कार्य करने के निर्देश देता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सॉफ्टवेयर की बात किया जाए तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा अगर देखा जाए तो वेब ब्राउज़र हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जैसे आपका ड्राइवर हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये एक तरीके का ये सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की बात किया जाए तो ये कंप्यूटर के दो मुख्य घटक होते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि 1981 में, जस्ट अ मिनट, 1981 में कंप्यूटर के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी। बेसिकली इन चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है कि 1981 में कौन सा घटना घटा था। पहला कह रहा है एप्पल की मैकिंटोश लाइन का शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन बी कह रहा है कि पहले रिस्क वर्क स्टेशन का विमोचन किया गया था। ऑप्शन सी कह रहा है पहले चुंबकीय टेप स्टोरेज का परिचय कराया गया था। ऑप्शन बी कह रहा है IBM PC का परिचय कराया गया था। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1981 में अगर देखा जाए तो इंट्रोडक्शन ऑफ IBM PC का परिचय कराया गया था। बेसिकली तो IBM ने अपना पहला कंप्यूटर चिप जिसका नाम था, IBM ने एक कंप्यूटर चिप बनाया था जिसका नाम था IBM PC 5150, इसको पेश किया था। ओके, तो IBM
PC 5150 को इंट्रोड्यूस किया था, इसको पेश किया था। और ये घटना कब घटी थी? तो ये 1981 में घटी थी। यही रीज़न है कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल सवाल आया है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में आया है, वीडियो के एग्ज़ाम में आया है 2016 के। ओके, तो सवाल क्या कह रहा है कि बाइनरी संख्या, बाइनरी नंबर जो है ये इतना का दशमलव समतुल्य क्या होगा। तो ये थोड़ा सा ना इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज हम लोग इसको पहला वाला सॉल्व करते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ओके, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो इस तरीके से होता है कि सबसे पहले जो बाइनरी नंबर दिया गया है उसको एक आप ऑर्डर में लिख लीजिए, जिस ऑर्डर में वो नंबर दिया गया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो पहला राइट साइड से शुरुआत करना है, ये राइट साइड है, राइट साइड से हमें शुरुआत करना है। बेसिकली ये देखना है कि जो पहला दिया है, अगर यहाँ पे एक दिया है तो उसे एक लिखेंगे, फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के पावर 0 से, जो आएगा उसे आंसर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे 2 दिया है, अगर एक और दिया है, यहाँ पे 0 दिया है या 1 दिया है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे 1 दिया था इसलिए 1 लिखा, यहाँ भी 1 दिया है इसलिए 1 लिखेंगे। यहाँ पे जो 2 के पावर 0 था अब 2 के पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये इसके सॉल्व करने का तरीका है। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 1 दिया है, 1 यहाँ पे 2 गुणे 2 हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए 2 के पावर 0 है, फिर यहाँ पे 1 हो गया, फिर 2 हो गया। अगले में देखेंगे आप तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 के पावर 3 हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, हाँ 2 के पावर 3 हो जाएगा। अब सवाल आया कि यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे अभी तक हम लोग 1 लिख रहे थे, अब हम लोग यहाँ पे 0 लिखेंगे। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के पावर 4 से, क्योंकि ये 2 के पावर जितने आएगा 1 करके बढ़ता जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, 0 दिया है, इसको 2 के पावर 5 से गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा वही आपको भी लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए 0 दिया है, तो 0 को 2 के पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पे 0 दिया है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, 2 के पावर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली स्थान की बात कर रहा है, उसके पोजीशन की बात कर रहा है। ओके, इसके बाद यहाँ पे 1 दिया है तो वापस 1 लिखेंगे। इसके बाद 2 के पावर 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपको यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 के पावर जो भी इसका नंबर आएगा उसको देखेंगे। तो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, जो आएगा उसको आंसर लिखेंगे। यहाँ पे फिर 1 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के पावर 10 से, जो आएगा उसको लिखेंगे। तो अब हम लोग उसके आंसर को लिखने की कोशिश करते हैं। 1 गुणे 2 के पावर 2, यानी 2 के पावर 2 1 हो गया, 1 गुणे 1 हो गया, कितना आएगा आपका 1 आएगा। यहाँ पे 1 गुणे 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर 1 हो गया यानी 2 हो जाएगा। 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 गुणे 1 4 हो जाएगा। यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, चाहे जितना भी पावर लगा दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, 1 गुणे 2 के पावर 8 है, तो अगर 2 के पावर 8 देखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। ओके, दूना अगर देखेंगे तो 128 गुणे 256, यहाँ पे 256 आ जाएगा। यहाँ पे पावर 9 है तो 256 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए तो 512 आ जाएगा। यहाँ पे 10 है तो 512 गुणे अगर उसी को मल्टीप्लाई 2 से कर दे तो 1024 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इतना आपको बेसिक चीज़ें, मतलब बेसिक तो नहीं कहेंगे लेकिन ये है कि थोड़ा समझ आ रहा होगा। अब इसे हम इन सारी चीज़ों को जोड़ देंगे। ओके, किन किन को जोड़ रहे हैं आप देखिएगा। पहले 1 को जोड़ेंगे, फिर 2 को, फिर 4 को, फिर 8 को, फिर 0 0 0 0, फिर 256, फिर 5 12, फिर 1 0 2 4। अब हम लोग देखिए कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये टोटल अगर आप देखेंगे तो ये आएगा, कैलकुलेट करके इसको काउंट करेंगे तो 1807 आएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, मैंने क्या किया जस्ट एक बार मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि मैंने सिर्फ इतना किया कि सबसे पहले जो बाइनरी नंबर दिया होगा उसको एक उसी ऑर्डर में लिखेंगे जिस ऑर्डर में वो बाइनरी नंबर सवाल में आपसे पूछा है। इसके बाद उसको जैसे राइट साइड से इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि वहाँ 1 दिया है या 0 दिया है, क्योंकि बाइनरी सिस्टम जब भी देगा वो तो या तो 1 में देगा या तो 0 में देगा, क्योंकि 0 और 1 से ही मिलकर बाइनरी सिस्टम बनता है। ओके, तो 1 की पावर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ 1 लिख रहे हैं,
क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो दिया है वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे एक लिया है तो यहाँ पे एक लिखे, यहाँ पे एक लिखा है तो यहाँ पे ए लिखे हैं, यहाँ पे एक लिखा है तो यहाँ भी एक लिखे हैं, यहाँ पे एक लिखा है तो यहाँ भी एक लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे जीरो दिया है तो यहाँ पे जीरो लिखा गया है। ठीक उसी तरीके से लिखा है जो ऊपर दिया है। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। शुरुआत करते हैं 2 के पावर 0 से, फिर 2 के पावर 1 से एक एक बढ़ाते जाते हैं, फिर 2 के पावर 2 से, फिर 2 के पावर 3 से, 4 से, ऐसे कंटिन्यूसली एक एक ऐड करते हुए उसके पावर बढ़ाते जाएंगे। ओके, और जितना आएगा वही लास्ट में कैलकुलेट करेंगे और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगला सवाल दिया हुआ है। अगले सवाल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या दिया है कि बाइनरी नंबर इतना का दशमलव समतुल्य क्या होगा। फिर से वही देखते हैं क्या होगा। क्या दिया है? 1 0 1 1। अब जैसे मैं पिछले सवाल में किया था वैसे ही करेंगे। यहाँ पे एक दिया है तो इसको क्या करेंगे? 1 गुणे 2 के पावर 0। यहाँ पे एक दिया है तो क्या करेंगे? 1 गुणे 2 के पावर 1। यहाँ पे क्या है? 0 है तो 0 गुणे 2 के पावर 2 करेंगे। यहाँ पे 1 है तो 1 गुणे 2 के पावर 3। यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, जैसे 1 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1, क्योंकि यही चारों चीज़ यहाँ दिया है। लेकिन हमें बढ़ाना कहाँ है? तो हम बढ़ाएंगे यहाँ 2 के पावर 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 के पावर 2 लिखेंगे, फिर 2 के पावर 3 लिखेंगे। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे। 1 है 2 के पावर 0 1 होता है तो 1 गुणे 1 बराबर कितना होगा? 1 होगा। 2 के पावर 1 होगा तो 2 हो गया, 2 गुणे 1 हो गया कितना? 2 हो गया। 2 के पावर 2 कितना है? 0। यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे तो अल्टीमेटली ये 0 ही आंसर आ जाएगा। तो जितना 0 गुणे आएगा वो 0 ही आ जाएगा। इसके अलावा 2 के पावर 3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। 8 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो टोटल कितना हुआ? 8। अब हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 1 इसको ऐड किया, फिर 2 इसको ऐड किया, फिर 0 इसको ऐड किया, फिर 8 इसको ऐड किया। अब ऐड करते हैं 8 2 10 1 11, 11 ही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये जो मेथड है ये आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आया तो वापस आप कमेंट में जाके कमेंट कीजिएगा, मैं वापस इसको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है कि कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है। तो बेसिकली भंडारण किस रूप में होता है? बाइनरी सिस्टम में होता है। बाइनरी सिस्टम में तो पहला ऑप्शन कह रहा है ऑक्टल, ऑप्शन बी कह रहा है हेक्साडेसिमल, ऑप्शन सी कह रहा है डेसिमल, ऑप्शन डी कह रहा है बाइनरी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाइनरी। ओके, इसी बाइनरी सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विआधारी संख्या। द्विआधारी संख्या बोलते हैं बाइनरी सिस्टम को। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये वापस भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन कह रहा है डगलस इंगेलबर्ट, ऑप्शन बी कह रहा है वानेवर बुश, ऑप्शन सी कह रहा है रॉबर्ट स्मिथ, ऑप्शन डी कह रहा है बर्ट्राम रॉफेल। तो इसका जो कंप्यूटर माउस की अगर बात किया जाए तो इसकी खोज किसने किया था? तो डगलस इंगेलबर्ट ने किया था। और इस माउस को पहली बार अगर देखा जाए इसका प्रयोग तो 1973 में जेरॉक्स अल्टो कंप्यूटर सिस्टम के साथ इसको किया गया था। ओके, और इसकी खोज 1960 में की गई थी। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। माउस की जो खोज है वो डगलस एंगलबर्ट के द्वारा 1960 में इसकी खोज की गई थी। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और इसी कंप्यूटर के जो माउस है इस माउस का जो पहली बार उपयोग किया गया था 1973 में किया गया था और जेरॉक्स अल्टो कंप्यूटर सिस्टम के साथ किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर माउस का आविष्कार इन्होंने ही किया था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन का परिणाम इतना होगा। अब सवाल अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि उसको राइट साइड से गुणा करते हुए ले आ रहे थे। अब बेसिकली यहाँ पे डिजिट दे दिया है और वो पूछ रहा है कि उन जो गुणा करके हम लोग ले आए थे उससे किस तरीके से ये आप कह लीजिए कि कितना उत्तर होगा। तो परिणाम इतना होगा, तो परिणाम इतना का पहले हम लोग उस नंबर के हिसाब से देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं वापस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 111010 है। ओके, अब मुझे उम्मीद है कि मैं 2 प्रोसेस आपको बता दिया हूँ, आप समझ जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको जल्दी करूँगा। ओके, जैसे अगर इसको गुणा करेंगे 0 से तो आंसर 0 ही आएगा। यहाँ पे अगर करेंगे तो 1 गुणे 2 के पावर 1 आएगा तो ये आ जाएगा आपका 2। यहाँ करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ करेंगे तो 1 गुणे 2 के पावर यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा तो ये 4 हो जाए, 1 गुणे 2 के पावर 4 हो जाएगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा।
और यहाँ पे 1 गुणे 2 के पावर 5 हो जाएगा, तो 16 दूना 32 हो जाएगा। इसी को हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 0 2 0 8 16 और 32, अगर इसे जोड़ेंगे तो 32 10 42 48 48 2 50 8 58, इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 58। यानी जो यहाँ पे दिया हुआ है अगर इसको कैलकुलेट करके आप देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 58। अब सवाल ये कह रहा है कि इनको आप कैलकुलेट कीजिए। ये जो माइनस है ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है। तो इनको अगर आप कैलकुलेट करेंगे जिसका आंसर 58 यानी 58 आ जाएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर इन ऑप्शन में देखा जाए तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 1000101 प्लस 10101 दिया है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आ जाएगा 1 प्लस 0 प्लस ये 0 है तो 2 के पावर 1 था, 2 के पावर 2 ये 4, फिर प्लस 0 और ये 0 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 है 32 आ जाएगा। तो 32 4 36 1 37 आ जाएगा इसका। जस्ट अ मिनट, हाँ 37 इसका आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका पहले आपका इसका 1 आ जाएगा, फिर प्लस 0 प्लस अगर देखेंगे तो प्लस इसके बाद 2 के 4 प्लस 0 प्लस 1 है ना, तो इसका आपका है 0 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 16 16 4 20 21, इसका आ जाएगा 21। अब 37 प्लस 21 7 1 8 3 2 5 58 इसका आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, मैं वापस इसको बताऊंगा। लेकिन मैं इसको डिटेल में यहाँ पे देखिए इस वाले सवाल में डिटेल में समझाने की कोशिश किया, यहाँ पे भी डिटेल में समझाने की कोशिश किया। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके अपने से समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं आएगा तो मैं तो बैठा ही हूँ, आपको समझाऊँगा जरूर। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ से सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विआधारी संक्रिया परिणाम इतना देगी। इस प्रश्न में सभी संख्याएं बाइनरी सिस्टम में है। ओके, तो सवाल क्या पूछ रहा है, इसको दिया है कि 1 0 1 0 1 1। अब जो इसको कैलकुलेट करेंगे आपको आंसर आएगा, उसको देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन उसके इक्विवेलेंट है। जो उसके इक्विवेलेंट होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसको करूं तो एक जस्ट कलर चेंज कर लेता हूं, आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, 1 गुणे 2 के पावर 0, फिर यहाँ आएगा 1 गुणे 2 के पावर 1, फिर यहाँ आएगा 0। क्यों इसका गुणा करोगे, कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे इसके बाद करते हैं 1 गुणे 2 के पावर 1 यहाँ था तो यहाँ 2 रहा होगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर देखें 0, यहाँ पे अगर ये 4 रहा होता तो यहाँ पे आ जाएगा 1 गुणे 2 के पावर 5, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 2 के 5 है ना, तो 8 दूनी 16 दूना 32। ठीक है, तो 32 8 40 2 42 1 43, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 43 के बराबर आएगा। तो इनमें आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है उसका आंसर अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो इसका आंसर टोटल आएगा 43, और 43 अगर आ गया तो यही आपको मैच कर गया तो यही आपका इसके बराबर हो जाएगा, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बाइनरी नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल है। बाइनरी नंबर सिस्टम किन से मिलकर बना होता है, 0 एंड 1। जिन ऑप्शन में सिर्फ 0 और 1 का प्रयोग किया गया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 दिया है 6 दिया है, इसका बाइनरी सिस्टम से कोई मतलब नहीं है। यहाँ 4 8 7 दे दिया है, इसका मतलब नहीं है। यहाँ पे 3 5 6 2 दे दिया है, इसका मतलब नहीं है। यहाँ पे 1 1 1 0 1 दिया है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये बाइनरी सिस्टम से मिलकर के बना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बाइनरी संख्या दशमलव संख्या 147 के तुल्य है। यानी सवाल कहने का मतलब इन चारों ऑप्शन में अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे वही टेक्निक लगा के जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो उनमें कैलकुलेट करने के बाद जिसका भी नंबर 147 आएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इस पर्टिकुलर सवाल की बात किया जाए तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊं या मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप इसे कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में जाके जरूर बताइएगा कि सर समझ में नहीं है, मैं वापस इसको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका ऐसे ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले संख्या पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल कह रहा है कि बाइनरी संख्या प्रणाली को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बेस 2 नंबर सिस्टम। बात यही सही होगा क्योंकि इसमें दो ही बेस पे यूज किया जाता है, 0 एंड 1, इसीलिए इसको बेस 2 संख्या प्रणाली भी कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। 0 होता है एंड 1 होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सभी 26 अक्षरों, 10 प्रतीकों और 10 संख्याओं को इनकोड करने के लिए कितने बिट की आवश्यकता होगी? तो 26 अक्षरों को, 10 प्रतीकों को और 10 संख्याओं को अगर आप देखेंगे इनकोड करने के लिए तो टोटल 6 बिट की ज़रूरत पड़ती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सवाल कह रहा है कि डी मॉर्गन का द्वितीय प्रमेय कहता है कि एक NAND गेट एक बबल्ड डैश गेट के तुल्य होता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आप पहले समझिएगा, ये थियरी आप समझ लीजिए या कॉन्सेप्ट समझिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। मैं पहले पॉइंट में लिख रहा हूँ कि जो डी मॉर्गन का पहला प्रमेय जो है वो क्या कहता है? डी मॉर्गन का पहला प्रमेय कहता है कि जस्ट अ मिनट, ये कहता है कि एक नॉर गेट बबल्ड एंड गेट के बराबर होता है। ओके, एक नॉर गेट जो है वो एक बबल्ड एंड गेट के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा जो कि सवाल में पूछा है, दूसरा ये है कि द्वितीय प्रमेय जो है, द्वितीय प्रमेय क्या कहता है? इस पॉइंट को देखिए। द्वितीय प्रमेय कहता है कि एक NAND गेट एक बबल्ड और गेट के बराबर होता है। ओके, एक NAND गेट एक और गेट के बराबर होता है, ये द्वितीय प्रमेय कहता है। पहला प्रमेय कहता है कि एक NOR गेट एक AND गेट के बराबर होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा OR गेट। इस पर्टिकुलर सवाल में अगर यहाँ पे पहला प्रमेय की बात किया होता तो आपका आंसर यहाँ पे AND गेट हो जाता। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर अगर बात किया जाए तो OR गेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिया, इसे कहीं नोट डाउन आप कर लीजिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी थोड़ा कॉन्सेप्ट के बेस पे ही है। तो पहला सवाल कह रहा है, मतलब ये सवाल कह रहा है कि संख्या 4 बार 0, 4 बार 1, फिर 0 0 1 0 1 1 0 1 का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक क्या होगा? तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट समझने की बात है कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट की अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो और सेकंड कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट को समझते हैं कि बाइनरी सिस्टम में फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, आप समझिएगा, इस पॉइंट को जोड़ दे रहा हूँ मैं, कि बाइनरी सिस्टम में फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए 0 को 1 कर देते हैं एंड 1 को 0 कर देते हैं। ओके, ये पॉइंट आप समझिएगा कि मैंने कहा कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में बाइनरी सिस्टम के 0 को 1 कर देते हैं और 1 को 0 कर देते हैं। अब सवाल क्या पूछा है यहाँ पे वही देख लेते हैं कि सवाल जो दिया है, कि सवाल ये दिया है 4 बार 0, फिर 4 बार 1, फिर 0 0 1 0 1 1 0 1। अब सवाल मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट की पूछ रहा है ये। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ पे 1 1 कर देंगे, तो 1 1 1 1। जहाँ 1 है वहाँ 0 कर देंगे, तो ये 0 0, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 0, फिर 1 0 0 1 0। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका कॉन्सेप्ट है, यही आपका आंसर हो जाएगा।
अब देख लीजिए जिस ऑप्शन में होगा 4 बार 0, यहाँ पे 4 ये तो नहीं होगा क्योंकि शुरुआत में ही 1 0 0 कर दिया था। 4 यहाँ पे है, फिर 4 0 यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आ गया, फिर आप 1 1 0, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये हो गया पहला रूल। सेकंड रूल की अगर हम लोग बात करें, अगर आपसे वो जस्ट अ मिनट, सेकंड कम्प्लीमेंट के बारे में पूछ रहा है तो आपको ध्यान देना है। सेकंड कम्प्लीमेंट के बारे में अगर आपसे सवाल पूछ रहा है तो इसको निकालने के लिए जो फर्स्ट कम्प्लीमेंट में एक जोड़ा जाता है, यानी अगर सेकंड कम्प्लीमेंट निकालना है आपको तो इसके लिए फर्स्ट कम्प्लीमेंट में एक को जोड़ा जाता है। ओके, यानी जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उसको उसमें एक जोड़ देंगे तो आपको सेकंड कम्प्लीमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे पूछा क्या है फर्स्ट कम्प्लीमेंट के बारे में, तो फर्स्ट कम्प्लीमेंट का आंसर आपका हो जाएगा ये जो मैंने आपको बताया है, और ये रूल हो जाएगा, इसी रूल के तहत उसको निकाला जाता है। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चल रहे हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का तो सबसे पहले आप फुल फॉर्म ही रटिएगा क्योंकि सवाल पूछ लेता है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो उसका बेसिक कंप्यूटेशनल यूनिट जो होता है उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कोर, ऑप्शन बी कह रहा है प्रोसेसर, ऑप्शन सी कह रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, ऑप्शन डी कह रहा है डिस्क। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जो मूल संगणना इकाई होती है उसे कोर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि जब कोई प्रक्रिया रेडी अवस्था में होती है तो इसका क्या अर्थ होता है, यानी व्हेन अ प्रोसेस इज इन द रेडी स्टेट व्हाट डज इट मीन। ओके, तो एक एक करके देख लेते हैं कि रेडी अवस्था होने का मतलब क्या होता है। जब कोई प्रक्रिया अगर रेडी अवस्था में है तो इसका अर्थ क्या होता है। पहला ये होगा कि वह प्रक्रिया पूरी तरह सीपीयू पर चलने के लिए है तैयार। ओके, यानी वह प्रक्रिया पूरी तरह तैयार है सीपीयू पर चलने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि उसके पास आवश्यक संसाधन या रिसोर्स हैं। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि लेकिन उसे अभी सीपीयू नहीं मिला है, वह बस सीपीयू के उपलब्ध होने का इंतज़ार कर रही है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब कोई प्रक्रिया रेडी अवस्था में होती है तो इसका क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ यही होता है कि उसे अभी सीपीयू नहीं मिला है, बस वह सीपीयू के उपलब्ध होने का इंतज़ार कर रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे जो है कि सीपीयू जो है उसका बेसिकली आप देखिए धड़कन है, दिल है, वही समझ लीजिए कि तभी वो रेडी होगा। तो एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है कि ऑप्शन ए कह रहा है प्रक्रिया निष्पादित होने के लिए रेडी है लेकिन सीपीयू आवंटित होने की प्रतीक्षा कर रही है। यही आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी जब हम किसी प्रक्रिया को रेडी अवस्था में होता है तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यही होता है कि वो प्रक्रिया जो है वो निष्पादित होने के लिए प्रॉपर रेडी है लेकिन उसे सीपीयू अभी तक आवंटित नहीं है, यानी वो सीपीयू का इंतजार कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सी डी तो नहीं होने वाला, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। प्रक्रिया वर्तमान में सीपीयू पर निष्पादित हो रही है, नहीं। ऑप्शन सी कह रहा है प्रक्रिया में निष्पादित पूरा कर लिया गया है, प्रक्रिया ने निष्पादन पूरा कर लिया है और समाप्त हो गई है, नहीं। ऑप्शन डी कह रहा है कि प्रक्रिया किसी बाहरी घटना जैसे आईओ पूर्णता की प्रतीक्षा कर रही है, नहीं। वो सीपीयू के रेडी या सीपीयू के उपलब्ध होने का इंतजार करता है, तभी वो रेडी की अवस्था में होता है। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कह रहा है कि व्हाट डज द मेमोरी डेटा रजिस्टर्ड एमडीआर होल्ड, यानी मेमोरी डेटा रजिस्टर्ड क्या रखता है। मेमोरी डेटा रजिस्टर की अगर बात किया जाए तो यह कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक घटक होता है जो कि मेमोरी से डेटा को प्राप्त करने या उसमें डेटा को लिखने के लिए अस्थायी रूप से उस डेटा को बरकरार रखता है। एक एक करके देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है कि सीपीयू की वर्तमान स्थिति जो होती है वो मेमोरी डेटा रजिस्टर होल्ड करता है, नहीं। वर्तमान निर्देशों का पता लगाता है, नहीं। निष्पादित करने के लिए अगला निर्देश देता है, नहीं। मेमोरी में संग्रहित या पुनर्प्राप्त किया जा रहा मान, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मेमोरी डेटा रजिस्टर जो होता है वो होल्ड करता है वैल्यू बीइंग स्टोर टू आर रिट्राइव्ड फ्रॉम मेमोरी। ओके, यानी जो मेमोरी से डेटा को प्राप्त करने या उसे डेटा को लिखने के दौरान अस्थायी रूप से डेटा को रखता है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ओके। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और ये आज कंप्यूटर का जो PYQ सीरीज़ है उसका पहला लेक्चर था, और इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जितने भी PYQs आए हैं उसको मैं आपको प्रॉपर एनालिटिकल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, और उम्मीद करूँगा कि आप बेहतर से बेहतर इसका लाभ उठा पाएंगे और अपने एग्ज़ाम में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि ये जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है यहाँ से 15 सवाल आपको देखने को मिलेगा। इस पूरे सेक्शन को आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, क्योंकि जो बच्चे इसको स्ट्रांगली कर लेंगे वो बाकियों से बहुत आगे चले जाएंगे। ओके, तो ये सीरीज़ आपको अच्छी लगेगी और मेरी ऐसी उम्मीद है। और अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत आ रही है, कुछ भी हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप बेझिझक उसको मतलब कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइएगा कि क्या दिक्कत आ रहा है, और मैं उस चीज़ को अगले लेक्चर में ज़रूर इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो मिलते हैं इसके अगले टॉपिक के PYQs को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।